Hello students, myself Rakhi Methi, Assistant Professor in Chemistry, JDB Girls College, कोटा। हमारा यूनिट है बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। आज हमारा उसमें लास्ट टॉपिक चल रहा है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे उसमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस और हीट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन एंथैल्पी या विलयन ऊष्मा। जब किसी पदार्थ का विलयन बनाया जाता है तो इस प्रक्रम में सामान्यतः या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या मुक्त होती है। ऊष्मा परिवर्तन की मात्रा पदार्थ और विलायक दोनों की मात्रा पर निर्भर करती है। पदार्थ सामान्यतः एक मोल लिया जाता है। विलायक की भिन्न भिन्न मात्राओं के आधार पर दो प्रकार की विलायक ऊष्मा परिभाषित की जाती है। सबसे पहले समाकलन विलयन एंथैल्पी, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एक मोल पदार्थ को विलायक की अधिक किंतु निश्चित मात्रा में घोलने पर पूर्ण ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है उसे समाकलन विलयन ऊष्मा कहते हैं। जैसे HCl की H2O से कराई तो डेल्टा H जो होगा -17.35 है। यदि पदार्थ के विलयन का तनुकरण किया जाता है तो समाकलन विलयन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। उपरोक्त जो टेबल दे रखी है उससे स्पष्ट है कि तनुता के साथ डेल्टा H के मान में वृद्धि होती है, अतः एक सीमांत वैल्यू प्राप्त होती है। इस विलयन को अंतः तनु विलयन कहा जाता है। डेल्टा H का यह सीमांत मान पदार्थ की विलयन ऊष्मा कहलाता है। इसे डेल्टा SH से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आती है हीट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन ऊष्मा। उपरोक्त निष्कर्ष से विलयन ऊष्मा की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। पूर्ण ऊष्मा में वह परिवर्तन जो पदार्थ के एक मोल पदार्थ को जल के आधिक्य में घोलने पर उत्पन्न हो और अधिक तनुकरण करने पर कोई ऊष्मा विनिमय न हो। विलयन ऊष्मा को निम्न रसायन समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। HCl प्लस एक्वस, HCl एक्वस बना तो डेल्टा SH -74.8 किलो जूल होगा। NaCl सॉलिड है, उसको एक्वस में कन्वर्ट किया तो 9.54 होगा। थर्ड आता है तनुकरण की ऊष्मा, हीट ऑफ डाइल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। पूर्ण ऊष्मा में वह परिवर्तन जो कि विलयन की एक सांद्रता से दूसरी सांद्रता तक तनु करने में होता है उसे तनुकरण की ऊष्मा कहलाती है। इसका मान पदार्थ की दो समाकलन विलयन ऊष्माओं के अंतर के बराबर होता है। HClG प्लस H2O लिक्विड से HCl बना और HClG प्लस H2O लिक्विड से HCl 72.03 बना। इन दोनों को यदि हमने ऐड किया तो डेल्टा H डाइल्यूट -3.02 आया। एक मोल HCl के 10 मोल में घुले विलयन को 15 मोल जल द्वारा तनु करने पे -3.02 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है। यह तनुकरण ऊष्मा कहलाती है। जल योजन एंथैल्पी या जल योजन ऊष्मा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। निर्जल लवणों में यदि जल डाला जाता है तो जल योजित लवण प्राप्त होता है। यह प्रक्रम भी ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात ऊष्मा मुक्त होती है। एक मोल निर्जल लवण में जल की निश्चित मात्रा डालकर जल योजित लवण बनने में होने वाला पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन लवण की जल योजित ऊष्मा या जल योजन एंथैल्पी कहलाती है। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आप वाटर से करवा रहे हैं तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बनता है, तो जो एनर्जी होगी वो होगी -78.8। जल योजन ऊष्मा का प्रत्यक्ष मापन नहीं किया जा सकता है, परंतु विलयन ऊष्माओं का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से जलयोजन ऊष्मा का परिकलन निम्न विधि द्वारा किया जा सकता है। मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट की जल योजन ऊष्मा ज्ञात करनी है, तो कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड आपको ज्ञात करनी है, तो उसके लिए कॉपर सल्फेट की विलयन ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप पहले कॉपर सल्फेट सॉलिड को एक्वस में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसके बाद में उसको भी एक्वस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हाइड्रेटेड को। तो उससे कैलकुलेट करके आप इसकी हाइड्रेटेड एनर्जी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी। जब पदार्थ की एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में संक्रमण होता है, जब भी पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन होता है। एक मोल पदार्थ की एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन प्रावस्था संक्रमण ऊष्मा कहलाती है। यदि प्रावस्था परिवर्तन एक अपरूप से दूसरे अपरूप में होते हैं तो पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन संक्रमण ऊष्मा कहलाती है। उदाहरण के लिए कार्बन हीरे से ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर रहा है। एक मोल कार्बन हीरे के ग्रेफाइट में परिवर्तन में 1.89 किलो जूल ऊष्मा या एंथैल्पी मुक्त होती है।
इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हीरे की अपेक्षा ग्रेफाइट अधिक स्थायी है। इस प्रकार 1 मोल विषमलंबाक्ष गंधक को 1 मोल एकतनाक्ष गंधक में परिवर्तन करने पर 0.71 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। नेक्स्ट है हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की ऊष्मा। 1 मोल पदार्थ के ठोस प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में परिवर्तन होने पर जो पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसे गलन की ऊष्मा या एंथैल्पी कहते हैं। उदाहरणतः 1 मोल जल अर्थात बर्फ जल द्रव में बदलने पर 6 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। अतः बर्फ की गलन ऊष्मा 6.0 किलो जूल है। वाष्पन की ऊष्मा, हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिए गए ताप तथा दाब पर 1 मोल द्रव के गैस प्रावस्था में परिवर्तित होने पर पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी का परिवर्तन वाष्पन की ऊष्मा कहलाता है। नेक्स्ट है हीट ऑफ सब्लिमेशन, उदरपातन की ऊष्मा। 1 मोल पदार्थ के ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प प्रावस्था में परिवर्तन होने पर पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। इसे उदरपातन की ऊष्मा कहते हैं। उदरपातन की ऊष्मा वाष्पन की ऊष्मा तथा गलन की ऊष्मा का योग होता है। डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा फ्यूजन एच प्लस डेल्टा वेपराइजेशन एच। लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मा रसायन के नियम। ऊष्मा रसायन के जो नियम हैं वो प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लावोइज़ियर एंड लाप्लासी नियम। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये लावोइज़ियर एंड लाप्लासी नियम, कई बार पूछा जाता है आपसे। इस नियम के अनुसार एक रासायनिक प्रक्रम में अवशोषित तथा उत्सर्जित ऊष्मा का मान विपरीत रासायनिक प्रक्रम में उत्सर्जित तथा अवशोषित ऊष्मा के मान के बराबर होता है। अतः किसी यौगिक की संभवन ऊष्मा का मान उसकी अपघटन ऊष्मा के बराबर होगा, परंतु उसका चिन्ह जो होगा वो विपरीत होगा। जैसे कि S+O2 से SO2 बना या SO2 से आप S+O2 बना रहे हैं, तो आपका जो साइन है एनर्जी का वो सिर्फ डिफरेंट है। सेकंड है हेज का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम, हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेज ने 1840 में इस नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार कोई रासायनिक प्रक्रम 2 या 2 से अधिक विधियों द्वारा संपन्न हो सकता है, परंतु प्रक्रम में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन समान होगा। ऊष्मा परिवर्तन प्रक्रम की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, न कि उस पथ पर जिससे प्रक्रम गुजरता है। ए से बी एक रासायनिक प्रक्रम है। यह अलग अलग 2 पदों में संपन्न होता है। ए से बी में सीधा परिवर्तन होता है तथा अवशोषित ऊष्मा डेल्टा एच है। दूसरे में पहले ए से सी में जाएगा फिर बी में होगा, तो डेल्टा एच डबल डैश होगा। और तीसरे में पहले एक्स में फिर वाई में और अंत में बी में जाएगा, तो इसके लिए डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 होगा। तो हेज के नियम के अनुसार डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H डैश प्लस डेल्टा H डबल डैश इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस H3। हेज नियम की वैधता। हेज नियम को समझाने के लिए परोक्ष विधि अपनाई जाती है। मान लीजिए कि डेल्टा H डैश प्लस डेल्टा H डबल डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा H, तो हम एक को सीधा बी में परिवर्तित कर देंगे, तो अवशोषित ऊष्मा का मान डेल्टा H होगा। यदि बी को वापस ए में परिवर्तन सी के माध्यम से करते हैं, तो उत्सर्जित ऊष्मा का मान डेल्टा H डैश प्लस डेल्टा H डबल डैश होगा। इस प्रकार एक चक्र में डेल्टा H डैश प्लस डेल्टा H डबल डैश डेल्टा H ऊष्मा प्राप्त होगी। इस प्रकार एक चक्रों की पुनरावृत्ति करके असीमित ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है, जो कि यह ऊर्जा संरक्षण नियम के विरुद्ध है। अतः डेल्टा H डैश प्लस डेल्टा H डबल डैश का मान डेल्टा H से अधिक नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि डेल्टा H डैश प्लस डेल्टा H डबल डैश इज लेस देन डेल्टा H है, तो प्रत्येक चक्र में ऊर्जा व्यय होगी, जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H डैश प्लस डेल्टा H डबल डैश। हेज के नियम को समझाने के लिए निम्न उदाहरण पर ध्यान देते हैं। माना कि NH3 तथा HCl द्वारा NH4Cl का जलीय विलयन बनाना है, तो ये 2 विधि द्वारा होता है। सबसे पहले NH3 तथा HCl द्वारा ठोस NH4Cl बनाए और उसे जल में घोलें, तो इसमें 2 ऊष्मा परिवर्तन होगा। द्वितीय विधि में NH3 और HCl का पहले जलीय विलयन बनाएं और फिर उन दोनों को मिलाकर NH4Cl का बनाएं, तो इसमें 3 पदों में ऊष्मा परिवर्तन होता है। हेज नियम के अनुप्रयोग।
3 पदों में जब ऊष्मा परिवर्तन देख रहे हैं तो दोनों में ऊष्मा उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का जो मान है वो समान है, जो कि हेज के नियम के अनुरूप है। इसका मतलब चाहे अभिक्रिया किसी भी पद से संपन्न हो या किसी भी प्रोसेस से संपन्न हो, आपका जो ऊष्मा परिवर्तन होगा वो सेम होगा। एप्लीकेशंस ऑफ हेज लॉ। कुछ ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिसमें होने वाला ऊष्मा परिवर्तन सीधे नहीं मापा जा सकता है, अतः परोक्ष विधियों से ऊष्मा परिवर्तन हेज नियम का उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। नियम के परिणाम स्वरूप ऊष्मा रासायनिक समीकरण को बीजीय समीकरणों के समान ही जोड़ा या घटाया जा सकता है या किसी गुणांक से गुणा या भाग किया जा सकता है। इस नियम का उपयोग करके संभवन ऊष्मा संक्रमण ऊष्मा की गणना की जा सकती है। परोक्ष विधियों से आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा और अधातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊष्मा गतिकी चक्र बॉर्न हैबर चक्र द्वारा भी ज्ञात की जा सकती है। यह भी हेज नियम पर ही आधारित है। तो ये आपके दो नियम दे, लाप्लासे नियम और हेज नियम। ये लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री यदि आपसे पूछे तो आपको थर्मोकेमिस्ट्री में दो नियम बताने हैं, हेज लॉ और लाप्लासे लॉ। आज यहाँ आपकी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट यूनिट खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स सेकंड के बारे में स्टडीज़ करेंगे।